नमस्कार, मैं सरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। आंवला का नया बाग लगाएं, अच्छी आय कमाएं। कृषि कार्यों में प्रयोग होने वाले यंत्रों की जानकारी। आंवला की बागवानी सामान्य भूमियों के अलावा ऊसर, बंजर एवं बेकार पड़ी भूमियों पर भी किया जाता है और यह समय बागवानी के लिए अच्छा होता है। इस समय रोपाई करने से पौधे जल्दी लग जाते हैं, लेकिन बाग लगाने से पहले कई तकनीकों का ध्यान रखना पड़ता है ताकि इन बागों से आगे चलकर अच्छी फलत ली जा सके। तो आइए आंवले की बागवानी से जुड़ी तकनीकी जानकारी लेते हैं डॉक्टर RPS रघुवंशी से। तो ख़ास तौर से मैं जो बागवान लोग हैं उनको मैं इस समय अगर आंवले के बगीचे तैयार करना है तो मुख्य रूप से 4-5 विषयों पर ध्यान रखना चाहिए। तो सर्वप्रथम जैसे कि मिट्टी की जो है किस प्रकार की मिट्टी है, उसकी किस्म क्या है। आंवले की बागवानी बलुआई और चिकनी मिट्टी में सफलतापूर्वक की जा सकती है। आंवले की बागवानी के लिए बलुआई दोमट मिट्टी सर्वोत्तम होती है। अगर आपकी भूमि ऊसर है जिसका pH मानक 6.5 से 9.5 के बीच है, वहां भी इसकी बागवानी कर सकते हैं। मई के महीने में जो भी किसान जो है बागवान अगर वो आंवले के बगीचा तैयार करना होगा तो वो अपना गड्ढा बना चुके होंगे। गड्ढे की साइज क्या होती है वो सब वो तैयार कर लिए हैं। किसान भाइयों, वही पौधे सही तरीके से लगते हैं जिनकी रुपाई के लिए गड्ढे पहले से यानी गर्मी के मौसम में खोदे जाते हैं। अगर आपने किसी कारण गर्मी में गड्ढा की खुदाई नहीं की है और आपको रोपाई करनी है तो उस दशा में अगर अच्छी धूप हो रही है तो अभी भी गड्ढा खुदाई करके 8 से 10 दिन के लिए छोड़ दें और जरूरी खाद, उर्वरक और कीटनाशी मिलाकर गड्ढे की भराई कर दें और अच्छी बरसात हो जाने के बाद पौधों की रोपाई करें। तो लगाने के समय में इस बात का ध्यान रखें कि जिस गड्ढे में हमको पौधा लगाना है उस गड्ढे को जो मिट्टी आपने बाहर किया था तो जो ऊपर की मिट्टी होती है उपजाऊ होती है, नीचे की मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है। तो ऊपर की मिट्टी जो होती है उसमें आप जो है जैसे पौधा लगाने के बाद कभी कभी होता क्या है कि पौधा किसान भाई जब ले आते हैं तुरंत गड्ढा खोदते हैं और लगा देते हैं और उसके बाद पौधे के जो है देखेंगे तो सूखना शुरू हो जाता है और किसान समझ नहीं पाता कि पौधा किस कारण से सूख रहा है। तो हमें अगर जो गड्ढा है उसका उपचारित करके और हम फिर पौधा लगाते हैं तो निश्चित रूप से हमारा पौधा मरेगा नहीं। तो इसमें जो है जैसे दीमक लगने की संभावना ज़्यादा होती है बरसात के महीने में, तो आप जो है सड़ी हुई गोबर की खाद भी देखिए कि कभी कभी किसान भाई जो है कच्चा गोबर की खाद डालते हैं तो उसमें दीमक की संभावना बढ़ जाती है। तो पके हुए गोबर की खाद और ठंडा हो जाए उसके बाद हम जो ऊपर की मिट्टी है उसमें लगभग प्रति गड्ढा प्रति पौधा 15 किलो गोबर की खाद होना चाहिए। उसको सड़ी हुई गोबर की खाद को मिला करके करीब 100 ग्राम नाइट्रोजन, 150 ग्राम फास्फोरस और 75 ग्राम पोटास, इसको हम पौधा लगाते समय जरूर हम मिट्टी में डालें तो निश्चित रूप से पौधे का बढ़वार विकास अच्छी प्रकार से होगा। अब ये रह गई बात कि पौध का किस्म कौन सा होना चाहिए। तो आंवले में प्रमुख रूप से हमारे जो है नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज फैजाबाद का ये प्रजाति है, जैसे नरेंद्र 7 है, नरेंद्र 10 है, नरेंद्र 5 है। तो नरेंद्र 7 और नरेंद्र 10 ये अच्छी प्रजाति है और काफ़ी उपयुक्त है क्योंकि इसकी जो साइज होती है वो काफ़ी बड़ी होती है, इसके मुरब्बे भी बन सकते हैं। तो नरेंद्र 7 और नरेंद्र 10 और चकैया ये 3 प्रजाति प्रमुख रूप से है जिनको हम पौधरोपण कर सकते हैं। अक्सर आंवले के पेड़ पर फल न आने की समस्या रहती है जिसका कारण होता है पेड़ का बांझ होना।
अगर हम बाग में केवल एक ही किस्म के पौधे लगाते हैं तो बहुत कम फलन या बिल्कुल ही फलन नहीं होता है। इसलिए कई इकाई क्षेत्र में 2 या 2 से अधिक किस्मों का रोपण करें। आप चाहे जो भी किस्म लगाएं, उनके साथ नरेंद्र आंवला 4, नरेंद्र आंवला 6, नरेंद्र आंवला 7 और नरेंद्र आंवला 10 इत्यादि किस्मों से किसी एक किस्म का चुनाव जरूर करें। इसमें मादा फूलों की तादाद 4 से 10 तक हर टहनी पर पाई जाती है। अगर आप केवल वाराणसी, चकैया और हाथी फूल किस्म के ही पेड़ एक साथ लगाएंगे तो वहाँ फल नहीं लगने की समस्या आएगी। इसलिए आप किस्मों के चयन पर विशेष ध्यान दें। बागवानों से हमको ये मेरा अनुरोध है कि आप जब भी ये आंवले का पौधा लेना है तो आप एक प्रमाणित संस्था से इसका पौधा लें। जैसे आपको किसी कृषि विश्वविद्यालय से ले, कृषि विज्ञान केंद्र से ले, या जो प्राइवेट संस्था है जो प्रमाणित हो, इसमें भी भारत सरकार के द्वारा जो प्रमाणित होती है, तो वहाँ से आप जो है आंवले के पौधा लें। तो पौधा लेने के बाद जो है इस बात को ध्यान रखें कि जहाँ से हम पौधा लेते हैं वो पौधा तुरंत गड्ढे से निकाल करके और तुरंत अगर आपको ले आना है तो आप जहाँ जिस संस्था से पौधा लेना है तो उनको आप बता दें कि आप पौधा निकाल कर रखे रहे। जो पौधा निकाल कर रखे रहते हैं उन्हीं पौधों को आप लेके आवें, अन्यथा जो है पौधे के जो है उसमें मरने की जो प्रतिशत होता है बढ़ जाता है। तो और जो पौधा निकाल कर रखे रहते हैं उनको आप लेके आवें। उसके बाद हम जो है अपने आंवले के पौधे को जिस गड्ढे में हमको लगाना है वहाँ पर हम लगावें। और जब पौधा आप लगाते हैं तो उस समय जो है पौधा लगाते समय आपको देखें कि जो पिंड होता है पौधे का वो ऊपर रहना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप पिंड नीचे कर दें और पौधा के जो तना होता है वो गड्ढे में चला जाए। तो हमेशा ध्यान रखें कि आपका पौधे का जो पिंड होता है वो दिखाई पड़े। उसके बाद चारों तरफ से मिट्टी भर करके और अच्छी प्रकार से दबा दें। इस प्रकार से मिट्टी दबा दें कि उसके नीचे जो है कोई भी एयर न रह जाए। एकदम एयर टाइट जो है उसको दबा दें, पैर से दबा दें, हाथ से दबा दें, किसी लकड़ी से दबा दें। पर गड्ढे को दबा देंगे तो उसमें एयर नहीं रहेगा। और दबाने के बाद जो है फिर उसमें पानी दे दें। और ख़ास तौर से इस बात का ध्यान रखें कि पौधा लगाते समय जो है ये शाम के टाइम जो है पौधा लगावें और उसके बाद उसमें पानी दे दें, तो ये आपका पौधा पूरी तरफ से सुरक्षित और बचाव रहेगा और इसको अच्छा विकसित होगा। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। कृषि में दिन प्रतिदिन प्रयोग होने वाली यंत्रों के आविष्कार के चलते हमारे किसान भाइयों का रुझान भी इन यंत्रों की तरफ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इनके प्रयोग से एक तो समय के साथ साथ श्रम की बचत होती है और दूसरी तरफ इससे कृषि लागत में भी कमी आती है। तो वे कौन कौन से कृषि यंत्र हैं तथा उनकी कार्य क्षमता कितनी है और इन यंत्रों पर सरकार द्वारा कितना अनुदान है, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ उदय बड़ेगांवकर। खरीफ की फसलों की बात करें तो सोयाबीन, मक्का, तुअर ये मुख्य तौर पर हमारी फसलें हैं जो खरीफ के मौसम में ली जाती हैं। और खरीफ के मौसम में मशीनीकरण के लिए कौन कौन से उन्नत यंत्र उपलब्ध हैं उसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। के बारे में कृषि में हमें आय दुगनी करने की बात है तो मशीनीकरण के बिना संभव नहीं है, यंत्रीकरण के बिना संभव नहीं है। इसलिए खेत की तैयारी की यदि बात करें तो सर्वप्रथम हमें उन्नत यंत्रों के हिसाब से लेज़र लैंड लेवलर की बात करना चाहूँगा मैं। जो हमारे पुराने लेवलर चलते थे या भूमि के समतलीकरण के लिए जो हम जिन यंत्रों का हम उपयोग करते थे वही यंत्र है, लेकिन इसके साथ में लेज़र तकनीक और दे दी गई है। लेज़र तकनीक के कारण से बहुत अच्छे से खेत में लेवलिंग होता है, बहुत अच्छे से खेत में समतलीकरण होता है। खेत का समतलीकरण सही तरीके
तरीके से किया जाए तो कम से कम 20 से 30% तक पानी की बचत होती है। लेज़र लैंड लेवलर वैसे तो थोड़ा सा महंगा यंत्र है, 3.5 लाख रुपए से लेकर 4.5 लाख रुपए तक की रेंज में ये उपलब्ध है, लेकिन इस तरह के यंत्र कस्टम वायरिंग केंद्रों के माध्यम से उपलब्ध है। मुश्किल से 800 से लेकर 1000 रुपये प्रति घंटा के किराए पर इस तरह के यंत्र आपको कस्टम वायरिंग केंद्रों के द्वारा भी मिल जाएंगे, जिनकी सहायता से आप अपने खेत का समतलीकरण करवा सकते हैं। खेत की तैयारी में ही दूसरा एक महत्वपूर्ण यंत्र हो जाता है रिवर्सिबल मोल्ड प्लाऊ, या जिसे पलटी प्लाऊ लोकल भाषा में कहा भी जाता है। पलटी प्लाऊ के उपयोग से खेत में प्लाइंग का काम ज़्यादा अच्छे से होता है। ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई का फ़ायदा सभी किसान बंधु स्वयं जानते ही हैं। रिवर्सिबल प्लाऊ की पलटी प्लाऊ की यदि मैं बात करूं तो ये अलग अलग रेंज में उपलब्ध हैं। मैकेनिकल टाइप के भी हैं और हाइड्रोलिक टाइप के भी हैं। मैकेनिकल टाइप के जो पलटी प्लाऊ हैं वो आपको 35,000 से 50,000 तक की कीमत में मिल जाएंगे, और हाइड्रोलिक से चलने वाले जो पलटी प्लाऊ हैं वो करीब 60,000 से लेके और 75,000 80,000 गुणवत्ता के आधार पर 75,000 तक आपको अच्छी गुणवत्ता का रिवर्सिबल मोल्ड प्लाऊ मिल जाएगा। और इन सभी यंत्रों में सरकार द्वारा सहायता दी ही जा रही है, तो उनका उपयोग करते हुए आप इन यंत्रों को लें, इन यंत्रों को कस्टम वायरिंग केंद्रों के माध्यम से लें, लेकिन इन यंत्रों का उपयोग करें जिनसे आपको अधिक से अधिक पैदावार मिलने में मदद मिलेगी। सीड कम फर्टिलाइजर रूप रोटावेटर कम फर्टी सीड ड्रिल है। इस मशीन से खेत की जुताई के साथ साथ बीजों की बुवाई का कार्य भी हो जाता है, जिससे लागत खर्च में कमी आती है तथा इसकी बाजार में कीमत 1 से 1.5 लाख रुपए है। खेत की बोनी के लिए भी हमें जो जिन यंत्रों का उपयोग करना चाहिए उसमें सीड ड्रिल से आगे जाकर हमें अब प्लांटर के उपयोग की तरफ बढ़ना ज़रूरी है। सीड ड्रिल और प्लांटर में यदि मैं अंतर की बात करूंगा तो सीड ड्रिल या बोनी मशीन जो होती है आपकी, जिसका हम उपयोग करते हैं, उसमें सिर्फ कतार से कतार की दूरी ही निश्चित होती है। कतार से कतार की दूरी आप फसल के हिसाब से बदल सकते हैं, लेकिन बीज से बीज की दूरी नहीं कर सकते। उसी जगह पर यदि आप प्लांटर का उपयोग करेंगे तो न सिर्फ कतार से कतार बल्कि बीज से बीज की दूरी भी आप निश्चित कर सकते हैं। तो जब प्लांटर का उपयोग करते हैं तो आपको यहाँ तक भी मालूम होता है कि आपके खेत में पौधों की संख्या कितनी है। तो इसीलिए प्लांटर का उपयोग आप सोयाबीन के लिए कर सकते हैं, मक्का के लिए कर सकते हैं, तुअर के लिए कर सकते हैं, मूंगफली के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा रबी फसलों के लिए भी इसका उपयोग होगा। एक साथ 2 फसलों की बोनी करनी है तो उसकी भी बोनी अच्छे से की जा सकती है। मेड़ नाली इस तरह से लगातार बनती जाती है और मेड़ पे बोनी होती है। तो मेड़ पे बोनी होने का और नाली बनने का फ़ायदा ये होता है कि पानी वर्षा अधिक हो या वर्षा कम हो, दोनों ही परिस्थितियों में किसान फ़ायदे में रहता है। और सरकार की योजनाओं की जहाँ तक बात है तो इस यंत्र को लेकर सरकार ने खास तौर पर बहुत ज़्यादा सब्सिडी भी दी हुई है। जहाँ तक मुझे ज्ञात है 50% सब्सिडी तो इस यंत्र पे है। इसके अलावा 25% तक की टॉपअप सब्सिडी भी अलग से दी हुई है। तो ये यंत्र जहाँ इसकी कीमत 90,000 है, वो आपको मुश्किल से 30,000 रुपये के आसपास में ये यंत्र उपलब्ध है। जो वेबसाइट दी हुई है उन पर जाके रजिस्ट्रेशन करवा के और ये रेसबेड प्लांटर को सब्सिडी के द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग हनुमानगढ़ द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर हनुमानगढ़ और इसके आसपास के क्षेत्रों में 3 जुलाई तक शुष्क मौसम तथा बारिश नहीं होने के आसार हैं। आगामी दिनों में गर्म पश्चिमी हवाएं तथा हवा की गति 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ तापमान में बढ़ोतरी के आसार हैं। रात के समय नमी बढ़ने से उमस का एहसास होगा। आगामी 3 दिनों में अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। सापेक्षिक आर्द्रता 10 से
51% हो सकती है। हवा की औसत गति 21 से 32 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कपास की फसल में निराई गुड़ाई कसाई ट्रैक्टर की सहायता से अवश्य करें। बीमारी से सूखे हुए पौधों को उखाड़ दें ताकि बीमारी को आगे बढ़ने से रोका जा सके। धान की पौधशाला में बिकानी रोग की निगरानी करते रहें। लक्षण पाए जाने पर कार्बेंडाजिम 2 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें तथा धान की पौध को कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से 6 घंटे तक भिगोकर खेत में रोपाई करें। धान की फसल में अगर पौधों का रंग पीला पड़ रहा है तो इसमें लोहे तत्व की कमी हो सकती है। पौधों की ऊपरी पत्तियां पीली और नीचे की हरी हो तो यह लोहे तत्व की कमी के लक्षण हैं। इसके नियंत्रण के लिए 0.5% फेरस सल्फेट और 0.25% चूने के घोल का छिड़काव करें। ग्वार में जड़ गलन और तना गलन के नियंत्रण के लिए बीज को बिजाई से पहले कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। बुआई से पहले 25 क्विंटल गोबर की खाद, 5 किलोग्राम यूरिया, 20 किलोग्राम DAP प्रति बीघा में प्रयोग करें। पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर रखें। खरपतवार नियंत्रण के लिए ग्वार की बुआई के 1 से 2 दिन की अवधि में पेंडिमेथिलिन 30 EC की 625 मिलीलीटर मात्रा प्रति बीघा के हिसाब से 100 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। रेतीली मृदाओं में जहां मूंगफली में भूरट खरपतवार की समस्या हो वहां पेंडिमेथिलिन 30 EC की 175 ग्राम मात्रा का प्रयोग बुआई के 2 दिन बाद तथा पुनः 6 सप्ताह बाद सिंचाई के तुरंत बाद छिड़काव कर दें। अगर बुआई के समय खरपतवार नाशी का प्रयोग नहीं किया गया है तो बुआई के 30 से 35 दिन बाद खरपतवार नियंत्रण के लिए इमेजथा पर 10 SL दवा की 10 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति बीघा की दर से 100 से 125 लीटर पानी में डालकर छिड़काव करें। मूंग की बुआई के लिए सिफारिश किस्में MH 421, IPM 2-3, सत्या, SML 668, K 851, MUM 2 गंगोत्री का प्रयोग कर सकते हैं। बीज की दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति बीघा प्रयोग करें। कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। नाइट्रोजन 5 किलोग्राम और फास्फोरस 10 किलोग्राम प्रति बीघा दें। मोठ फसल की बुआई वर्षा शुरू होने से लेकर 15 अगस्त तक की जा सकती है। सिफारिश किस्में RMO 40 का प्रयोग कर सकते हैं। बीज दर 2.5 किलोग्राम प्रति बीघा उपयोग करें। कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर रखें। तिल की बुआई वर्षा प्रारंभ होने से जुलाई तक कर सकते हैं। बिजाई के लिए उन्नत किस्में RT 351, RT 346, RT 187, RT 125 व RT 40 का उपयोग करें। बीज की दर 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उपयोग करें। बीज का उपचार कार्बोक्सिन और थायरम की 3 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। कीट नियंत्रण के लिए 5 ग्राम थायोमेथाक्साम 25 WG प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। बुआई के समय 10 किलोग्राम नाइट्रोजन 25 किलोग्राम फास्फोरस का उपयोग करें। बाजरा की बुआई के लिए उपयुक्त समय है। बाजरा बुआई के लिए सिफारिश की गई किस्में HHB 67, राज 171, ICMH 356, MH 169, RHB 121, CZP 9802, GHB 538, HHB 67-2, GHB 719, ICTP 8203, HHB 60, RHB 90, पूसा 605 का उपयोग करें। सामान्यतः 4 किलोग्राम बाजरे का प्रमाणित बीज प्रति हेक्टेयर बोएं एवं बाजरे में 22.5 किलोग्राम नाइट्रोजन और 10 किलोग्राम फास्फोरस प्रति बीघा उपयोग करें। नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस की पूरी मात्रा बुआई के समय दें। अरंडी की बुआई के लिए सिफारिश की गई किस्में गोच 1, GOCH 4, RCH 1, MRCA 409 का उपयोग करें। बीज दर 3 से 4 किलोग्राम प्रति बीघा तथा चोभ कर बुआई करने के लिए 1.5 से 2 किलोग्राम प्रति बीघा पर्याप्त रहता है। कद्दू वर्गीय सब्जियों की वर्षाकालीन फसल की बुआई करें। लौकी की उन्नत किस्मों में पूसा नवीन, पूसा समृद्धि, करेला की उन्नत किस्मों में पूसा विशेष, पूसा 2 मौसमी, खीरा की उन्नत किस्मों में पूसा उदय, पूसा बरखा आदि किस्मों की बुआई करें।
अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव करणपुरा, जिला बाड़मेर के विद्यासागर ने। आपने मधुमक्खियों के आहार प्रबंधन एवं शत्रु कीटों से बचाव के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। मेरे किसान भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। आज हम बताना चाहेंगे कि मधुमक्खी पालन जो किसान साथी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको पोलन और नेक्टर से ही हमारा मधुमक्खी का जो मौध निकलता है पालन में, कि मौसम में अभी जैसे बारिश हो रहा है तो आपको ये है कि आपको आर्टिफिशियल उसको खाना देना पड़ता है। तो उसके लिए क्या कीजिए आप कि चीनी को घोल बना करके, या कोई ऐसे भी है कि दवा जैसे कोई मेडिसिनल पर्पस के लिए भी देता है, तो उसको दे करके आप उसके बॉक्स के नज़दीक जहाँ पर चींटी नहीं लगे, या उसके बॉक्स में जो ऊपर वाला लेयर होता है उसमें भी रख सकते हैं। तो किसान साथियों, आपको ये देखना है कि सबसे जो शत्रु वाला कीट है मोमी पतंगा, मधुमक्खी को हानिकारक पहुंचाता है। ये क्या करता है कि जाली में एक जैसे मकड़ी का जाली होता है इस टाइप से बना लेता है। तो इससे क्या होता है, उसका सांस नली को ये बंद कर देती है, जिससे हमारा मधुमक्खी मर जाते हैं। और इसका जो लार्वा है, मोमी पतंगा का जो लार्वा है, ये भी क्या करता है कि जो मधुमक्खी का छाता होता है उसमें छेद कर देते हैं, और छेद करके जितना भी मौध है उसको रस चूसते रहते हैं। तो ये है, और अगर उसको रस चूसने से जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके मधुमक्खी छाता पर फिर उसको छाता भी खाना चालू कर देता है। तो इसीलिए जिन किसान साथियों को लगे कि आपके मधुमक्खी बॉक्स में काला टाइप का दिखने लगे, उसमें जाली दिखे, तो आप उस छाता को पहले हटा दीजिए और फिर क्या कीजिए कि आप उसमें गंधक 1 ग्राम का उसको जला करके उसका धुआं उस बॉक्स में दीजिए, जिससे क्या होगा कि मोमी पतंगा का ये होगा। अगर और नहीं तो एक कीटनाशक है डाइकोफोल, उसको भी जला करके उसको धुआं आप बॉक्स में दे सकते हैं, जिससे कि आप इस कीट से छुटकारा ले सकते हैं। और एक बात और ध्यान रखने वाली बात है किसान साथियों, कि आप जहां बॉक्स लगाए हैं तो वहां पर आप देख लीजिए कि अगर आपको जंगल लगे या खरपतवार को हटा करके साफ रखें। और मधुमक्खी का जो स्टैंड होता है जिस पर आप बॉक्स रखते हैं, तो उस बॉक्स को क्या कीजिए कि नीचे में ऐसा व्यवस्था कीजिए कि उसमें पानी डाल दीजिए, जिससे कि चींटी जो ऊपर नहीं चढ़े, या कोई कटोरा के माध्यम से उसमें बना देता है, बहुत अच्छा से रहता है स्ट्रक्चर। तो उसमें पानी हर वक्त उसमें मेंटेन करिए, ताकि ये होगा कि चींटी और जो दूसरा जो शत्रु कीट है मधुमक्खी के लिए वो उस पर नहीं चढ़ पाए। और इससे आप कर करके आप मधुमक्खी का लाभ बहुत ही अच्छा से लग सकते हैं किसान साथियों। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadataraajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।